व्यक्ति से आता है और प्रेरित करता है उनके पिताजी को भी आने के लिए, दादाजी को भी आने के लिए। अब आपके सामने नई सोच, नई प्रेरणा, नई इरादों की बुलंदियों के सितारे को छूने की क्षमता रखने वाले, बहुत ही मासूम से दिखने वाले पर शरारती गिरधर जी सोडानी को बुलाता हूं। अच्छा गिरधर, पूरे भाषण देते समय मेरा एक निवेदन है, आप सत्तू भैया सोडानी की तरफ मत देखना। तो गिरधर जी सोडानी मंच पर आए अपना उद्बोधन लेकर। सामान्य समाज के सभी सदस्यों को मेरा जय महेश, जय श्री कृष्ण। आज मैं गिरधर सोडानी यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ, जो हमारे समाज द्वारा जन्मदिन और वर्षगांठ की शुभकामनाएं देने का महत्व एवं गौ सेवा का संकल्प। जन्मदिन और वर्षगांठ किसी भी व्यक्ति के जीवन के विशेष महत्व रखते हैं। यह दिन हमारे अस्तित्व का एहसास कराता है और उन सभी सुखद यादों को याद दिलाता है जो हमने अपने प्रियजनों के साथ बिताए हैं। जब समाज द्वारा हमें शुभकामनाएं दी जाती है तो यह केवल एक शब्द या संदेश नहीं होता है, बल्कि एक भावनात्मक समर्थन का प्रतीक होता है। जब हम किसी के जन्मदिन या वर्षगांठ पर शुभकामनाएं देते हैं तो वह व्यक्ति महसूस करता है कि समाज उसकी परवाह रखता है, उसे याद रखता है और उसी खुशी में भागीदार होता है। इस तरह के संदेश व्यक्ति को एक अद्भुत खुशी का एहसास कराता है और उन्हें सामाजिक जुड़ाव और अपनापन का एहसास होता है। इसके तहत हम ये प्रस्ताव रखते हैं कि अब से हर सुबह हमारे समाज के व्हाट्सएप ग्रुप पर समाज के प्रत्येक सदस्य का जन्मदिन या शादी की सालगिरह एक विशेष संदेश के रूप में डाला जाए, ताकि वह सदस्य खुद को समाज से जुड़ा हुआ और बहुत खास महसूस करे। इस पहल के अंतर्गत अगर किसी सदस्य को इच्छा है कि वह अपने जन्मदिन या सालगिरह के दिन गौ माता की सेवा का संकल्प ले, तो यह एक सम्मान की बात हो गई। इसके लिए हमारे समाज के श्री रमेश जी मुंदड़ा द्वारा संचालित गौशाला और आदरणीय गिरधर जी तोशनीवाल जी इसके लिए समर्पित हैं। आप उनसे संपर्क करके गौ सेवा का संकल्प ले सकते हैं और एक पुण्य कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा आपको मालूम है, जैसे कि हम हर मंगलवार को विगत 2 वर्षों से श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं शाम 7:30 बजे, तो मदन मोहन जी के मंदिर में। तो उस दौरान पिछले सप्ताह के जन्मदिन और वर्षगांठ मनाने का प्रस्ताव है। इस प्रयास को लेकर हम आदरणीय नरेंद्र जी राठी से निवेदन करता हूं कि वह इसमें हमें सहयोग करें। आखिरकार मैं हमारे समाज के युवा मंडल के सदस्य श्री आदित्य जी काबरा, कृष्णकांत भैया मुंदड़ा और मुकुंद जी राठी से निवेदन करता हूं कि वह समाज के सभी जन्मदिन और सालगिरह का डेटा को संकलित करें और इस पहल की शीघ्र प्रारंभ करें। हमारी ये छोटी सी पहल समाज के प्रत्येक सदस्य को एक एहसास दिलाएगी कि हम एक परिवार हैं और हम सब एक दूसरे के सुख दुख में बराबरी से सहभागी हैं। इस प्रयास में मैं सबका समर्थन और सहयोग से प्रेरित करेगा। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री भंडार। समाज सेतु अभियान के तहत निकले थे, तो आदरणीय श्री गिरधर जी तोशनीवाल ने बहुत अच्छे एक एग्जाम्पल से हमें ये चीज समझाई थी कि हम मतलब शायद ही कोई परिवार होगा जो प्रतिदिन गौ माता के लिए एक रोटी नहीं निकालता होगा। हम प्रतिदिन गौ माता की रोटी निकालते हैं, पर क्या सिर्फ एक रोटी से गौ माता का पेट भर सकता है? ये सोच पाना या ये समझ पाना थोड़ा सा कठिन विषय होगा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि क्या हम एक रोटी जो हमारे घर परिवार में बनती है उसका एक आम मूल्य 10 रुपए या 8 रुपए, आप जैसा भी आकलन करें, तो क्या वर्ष भर की हम एक ऐसी राशि फिक्स कर लें और क्या उस राशि से किसी एक गौ सेवा प्रकल्प में हमारा मतलब योगदान दें। एक बहुत ही अच्छा सुझाव था। अगर आपको लगता है कि ये सुझाव हम अमल कर सकते हैं तो आप जरूर श्री गिरधर जी तोशनीवाल से संपर्क करें। वो हरदा ही नहीं वरन राजस्थान की भी कई गौशालाओं से जुड़े हुए हैं और सतत इस कार्य में संलग्न हैं।
एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रहा है आपके हमारे सभी के बीच। और ये जो हम नाटिकाएं कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये हम मतलब कुछ प्लान करके या कुछ मैसेजिंग के लिए कर रहे हैं। और ये मतलब कुछ हमें जो समाज सेतु के दौरान जो फीडबैक्स मिले, तो एक हमारा प्रयास है कि कुछ मैसेज हम नाटिका के रूप में भी आप सभी के सामने प्रस्तुत करें। तो मोबाइल फोन का पर्सनल यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हम सभी इसके शिकार बनते जा रहे हैं। तो उसी मैसेज को प्रस्तुत करने के लिए अगली नाटिका के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारा सेकंड ग्रुप। शायद छाछ वितरण हो रहा है, जहाँ दिवाली का माहौल है, पूरा घर जगमगा रहा है। घर में हजारों दीपक सज रहे हैं, अनेकों रंग बिरंगी रंगोलियां सजी हुई हैं। पर यह क्या, परिवार के सदस्य तो सभी मोबाइल में व्यस्त हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की सजावट है, मुझे भी यही डिजाइन चाहिए। अरे वाह, क्या सजावट की है यार। पहले मैं अपने ऑफिस के दोस्तों को ये घर की सजावट के फोटो तो भेज दूं। पूजा तो फिर भी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। मम्मी, बस मेरे गेम का एक लेवल हो जाने दो, फिर बन करेंगे पूजा। जब माँ लक्ष्मी स्वयं भ्रमण पर आई तो सभी की इतनी व्यस्तता देखकर देखते हैं माँ लक्ष्मी की क्या प्रतिक्रिया हुई। इतना वैभव, इतनी खुशियां, फिर भी दिल से पूजा और आस्था नहीं। तुम सब तो सोशल मीडिया के जाल में फंसे हो। तुम्हारी आंखें दूसरों के जीवन की चमक को देख रही है, लेकिन अपने भीतर की रोशनी को नजरअंदाज कर रहे हो। अरे सुनिए ना, पहले अपन ये वाली रील बना ले, फिर बाद में पूजा कर लेंगे। यह मस्ती तुम्हारी सुख समृद्धि को ग्रहण दे सकती है। मैं ऐसे घर में नहीं ठहर सकती जहां केवल दिखावा और तामझाम है, पर आस्था नहीं। चलिए अगले दृश्य में ले चलते हैं आपको एक छोटे से परिवार में, जहां भले ही दीवालों पर सादा रंग है, छोटी छोटी एक तो रंगोलियां बनी हैं। 11-12 मिट्टी के दीपक जल रहे हैं, पर पूरे परिवार की सदस्य हाथ में पूजा की थाली लिए मन से लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं। मम्मी पापा, अपन कब करेंगे दिवाली की पूजा? कितनी देर से मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, चलो, मुहूर्त का समय भी हो गया है। हम सब मिलकर पूरी तन्मयता के साथ श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं। चलो बच्चों, हाथ जोड़कर मन से माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हे माँ, हमारे घर पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे पास ज्यादा तो नहीं, परंतु आज हम बहुत श्रद्धा से आपकी पूजा कर रहे हैं। यह संतोष और सादगी ही हमारा वास्तविक धन है। पूजन की सामग्रियों में कुछ कमी होने के बावजूद लक्ष्मी माता की क्या प्रक्रिया रहती है, आइए देखते हैं। तुम्हारी सच्ची आस्था और श्रद्धा ने मेरे दिल को छू लिया। धन और संपत्ति केवल बाहरी चीजें नहीं, बल्कि दिल में बसी आस्था और प्रेम भी है। तुम्हारे घर में अब खुशहाली होगी, क्योंकि तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा है। कितनी गहरी और सच्ची बात है। वास्तविकता में बाहरी वैभव और दिखावा असली समृद्धि नहीं ला सकते। अब मैं बुलाता हूं युवा संगठन के अमित शाह, आयुष जी राठी को,
जो वेयर हाउस, मेडिकल स्टोर, अनुष्ठान और प्रतिष्ठान के बीच में उलझते रहते हैं, पर फिर भी ना जाने कैसे 8:30 बजे समाज सेतु अभियान के लिए समय पर आ ही जाते थे। तो ऐसे हमारे आयुष जी राठी मंच पर आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आयुष जी राठी। हेलो, आदरणीय समाज जन को राधे राधे, जय महेश। आज मेरे को यहाँ पे 4 मुख्य बिंदु पे चर्चा करने का मौका मिला है। पहला है कि अपन अपने समाज जनों के बीच में व्यवसाय बढ़ाएं, और दूसरा यह है कि हमारे व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसके अंदर हमारे समाज जनों का जो व्यवसाय है उसका एडवर्टाइजमेंट का दर्शाए उसमें। तीसरा है करियर गाइडेंस, और चौथा है न्यू स्टार्टअप। तो पहला ऐसा है कि हम लोग हमारे समाज में आपस में व्यवसाय करने में बहुत कतराते हैं। अरे जो खरीदार रहता है वो बोलता है अरे इसके पास से खरीदेंगे, ये दाम सही लगाएगा कि नहीं लगाएगा, और जो बेचवाल रहता है वो बोलेगा यार ये रेट को लेके चिक चिक करेगा। तो इस चीज़ को हटाते हुए हमको एक रिजनेबल रेट का ब्रैकेट रखना चाहिए हमारे समाज जनों के लिए, जिससे हमको हमारे समाज में आपस में कारोबार करने का मौका मिले, और हमारे को हमारे बच्चे सभी शांति बनाए रखें। इससे हमको हमारे समाज में ही व्यवसाय करने का मौका मिलेगा, और हमारा कहते हैं ना वो घी थाली में ही रहेगा। और इसको कहते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि कभी कभार ही हम जानकारी के अभाव में हमारे समाज में व्यवसाय नहीं कर पाते हैं। तो इसको लेते हुए हमको हमारे जो समाज का ग्रुप है उसमें हफ्ते में कोई एक दिन निर्धारित करें, और उसके अंदर हमारे समाज में जो व्यक्ति जो व्यवसाय करता है उसका एडवर्टाइजमेंट डालने का हमको मौका मिले। और इसको लेके आगे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी हमारे घर में रिसेंटली एक अनुष्ठान हुआ था जिसके अंदर हमको कूलर लग रहे थे, पर वो 11-12 दिन तक कूलर लगने थे। तो अमन भैया चितलांगे ने मेरे को बोला कि यार भैया 11-12 दिन के भाड़ा दोगे आप मेरे को कूलर का, उतने में तो आपका कूलर आ जाएगा। मैंने उनसे पूछा भैया अमन भैया आप बताओ कि किसी से लिया जाए। उन्होंने तुरंत गिरिराज भैया का मेरे को नाम सजेस्ट करा कि भैया गिरिराज भैया से ले लो। अब मैं आपको बताऊंगा जो कूलर जिस साइज का कूलर मैंने गिरिराज भैया से लिया वो मेरे को मार्केट में दूसरे लोगों ने 10-11 हज़ार में बताया, और यहाँ मेरे को गिरिराज भैया ने वो एक कूलर मेरे को 6,000 रुपये में उपलब्ध करा दिया। तो इससे हम हमारे को समाजजन हमारे को सही सलाह देते हैं, और हमारे समाज वालों से लेते हैं तो हमको सही रेट मिलते हैं। और इसको आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में बहुत सारे प्रोफेशन के लोग हैं, हर प्रोफेशन के लोग हैं, हर व्यवसाय के लोग हैं। तो यदि हमारे किसी भी युवा साथी को कोई सा भी करियर गाइडेंस की ज़रूरत रहे तो मैं युवा संगठन से कहना चाहूँगा कि हमारे युवा संगठन में सभी प्रोफेशन के लोग हैं। अपन ऐसे करियर गाइडेंस का सम्मेलन एक बार साल में बिल्कुल रखें, जिससे हमारे बच्चों को सही निर्देश और सही दिशा मिले। और इसी चीज़ को मैं आगे कहते हुए एक जोड़ना चाहूँगा मेरे लास्ट पॉइंट में कि एक हमारे को शार्क टैंक का आयोजन करना चाहिए साल में एक बार तो भी, जिससे हमारे समाज में भैया कोई भी प्रतिभा की किसी भी चीज़ से कमी नहीं है। सब बच्चे इतने होशियार है, सब बच्चे इतने होनार है कि क्या बताएं। पर क्या रहता है कि शार्क टैंक में आएंगे तो इनका नए स्टार्टअप है जो अपने समाज में ही कोई पैसे की भी कोई कमी नहीं है। भाई जब शार्क टैंक में आएंगे वो अपना अपना प्रस्ताव रखेंगे, हमको उनका प्रस्ताव पसंद आएगा, हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे। वो कहना चाहता हूँ कि भैया जो मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे समाज का पैसा समाज में लगे, समाज के लिए लगे, और समाज से हमारा समाज और बढ़े। बस इसी विचारों को रखते हुए मैं अपने विचारों पर विराम दूंगा, और मैं ये कहूँगा अगर मेरी की हुई और बताई हुई जो बातें हैं अगर समझ अच्छी लगी हो समाज जनों को, तो इसे अगली साधारण सभा में रख के अपन इन सब पे विचार करें। धन्यवाद। राधे राधे। सामाजिक संदेश नाटिका एक बहुत ही अच्छा संदेश लेकर आती हमारी अगली नाटिका घर घर व्याप्त मेरे पास
तुम्हारी ढेर सारी फोटोज, स्टोरीज और मैसेजेस हैं। मेरा जब मन चाहे मैं तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के भी साथ शेयर कर सकता हूँ। हा 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 हा। और मैं हूँ गूगल। तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, तुम्हारे दोस्त कौन है, क्या सर्च करते हो, मुझे सब पता है। मैं तुम्हारे पल पल की खबर रखता हूँ। और मैं हूँ व्हाट्सएप। तुम्हारे कई घंटे बर्बाद कर चुका हूँ। जो वक्त तुम अपने परिवार और बच्चों को देते थे, अब वो मेरे साथ चला जाता है और तुम्हें इसका आभास भी नहीं होता है। हा हा हा। हा हा हा। मैं हूँ इंस्टाग्राम। तुम सोचते हो कि तुम मुझे अपनी उंगलियों पे चला रहे हो, लेकिन असल में मैं तुम्हें चला रहा हूँ। तुम सब मेरे गुलाम हो और मैं तुम्हें जैसे चाहे वैसे नचा सकता हूँ। तो आज के देवता समझे जाने वाले दानवों से तो आप मिल ही लिए हैं। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इनका उपयोग कैसे करेंगे। खैर, चलिए आपको ले चलते हैं अब एक अगले दृश्य में, जहां अधिकांशतः मोबाइल में लगी हुई बहू को जब सास समझाइश देती है तो ससुर जी आ ही जाते हैं बहू का लाड़ लड़ाने और बीच बचाव करने। बेटा, दिन भर ये मोबाइल चलाना ठीक नहीं। कुछ समय अपने बच्चों को और परिवार को भी दो। इससे रिश्ते मजबूत होंगे और समाज में भी तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ेगी। मम्मी, आप हर बार यही बात कहने लगती हैं। देखिए, पिज्जा, बर्गर बनाना, नई नई चीजें सीखना सब इस मोबाइल की ही देन है। और देखिए, जुम्बा सीखकर मैं कितनी फिट रहती हूँ। संस्कार और जिम्मेदारी तो समय के साथ आ ही जाती हैं। और सोशल ग्रुप्स में मेरी कितनी पहचान है, सब मुझे जानते हैं। मुझे हर रोज के कितने ही लाइक्स मिलते हैं। अरे तुम भी हमेशा बहू को सिखाने में लगी रहती हो। इतनी होशियार बहू है हमारी। तुम्हारे लिए पैर दबाने वाली मशीन ऑनलाइन किसने बुलवाई थी? बहू नहीं बुलवाई थी ना। छोड़ो, नया जमाना है। तुम भी इतनी टोका-टाकी मत किया करो। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे दृश्य की ओर, जहां यही ससुर जी एक पान की दुकान पर जाकर अपने किसी घनिष्ठ मित्र से मिलते हैं। भाई साहब, नमस्ते। अरे नमस्कार। अरे भाई साहब, सुना है अपना शहर काफी बदल रहा है, बहुत फॉरवर्ड हो रहा है। होटल कटाक्ष वाला किस्सा सुना आपने? हाँ 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 भैया, सुना है। लेकिन मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे बहू बेटे इतने संस्कारी हैं। भाई साहब, आपकी बहू का नाम वर्णा कालानी है ना? हाँ जी, बिल्कुल। भाई साहब, फेसबुक पर हमारी फ्रेंड है। उनकी देखिए यह फोटोज तो कुछ और ही अंदाज बयान कर रही हैं। हाल ही में आपके बेटा बहू विदेश ट्रिप पर गए थे ना? देखिए जरा आप भी, बीच पर कैसी कैसी फोटोज खिंचवाई हैं। क्या? अब हम आपको अगले सीन की तरफ ले चलते हैं, जब ससुर जी घर आते हैं और अपनी बहू और उसकी सास से क्या बातचीत करते हैं, देखते हैं। तुम अपनी बहू को एकदम सही सीख दे रही थी। मैं ही गलत था। सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचना चाहिए। बहू, तुम भी बहुत ध्यान से सुनो। फेसबुक, व्हाट्सएप पर स्टेटस, इंस्टा की रील या यूट्यूब पर वीडियो, ये सभी सोशल मीडिया साइट्स पर की गई पोस्ट सार्वजनिक होती है।
यानी उसे कोई भी देख सकता है। यह पोस्ट न केवल हमारी निजी सोच को बल्कि हमारे सामाजिक और पारिवारिक स्तर को भी दर्शाती है। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां हमारे विचार, व्यवहार और संस्कृति को हमारे जान पहचान के लोगों के साथ ही उनसे बाहर के लोग भी देख सकते हैं। इसलिए पोस्ट करते समय हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमारी छवि और हमारे परिवार की मर्यादा का सही ढंग से प्रतिनिधित्व हो। सार्वजनिक पोस्ट करने से पहले यह सोचना चाहिए कि हम जो साझा कर रहे हैं उससे हमारी और हमारे परिवार की प्रतिष्ठा पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हमारे अनजाने में किए गए किसी भी कार्य से समाज में हमारी या परिवार की गलत छवि बने। सोशल मीडिया पर मर्यादा और शिष्टाचार का पालन करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है बल्कि यह हमें एक सम्माननीय पहचान भी दिलाती है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि घर की मर्यादा, पारिवारिक संस्कार और हमारी संस्कृति का सम्मान रखते हुए ही पोस्ट की जाए। बहुत ही गंभीर विषय था और ये बहुत सारे घरों से आया भी था कि सोशल मीडिया पर अपने समाज की इमेज जाती है। समझ में नहीं आ रहा था इसको कैसे बयां करें। फिर सबसे अच्छा तरीका हमको यही लगा कि इसको नाटक के रूप में प्रस्तुत करें। शायद कुछ बातें सुनकर और उससे ज्यादा देखकर समझ पाते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले उद्बोधन के लिए और अच्छा, आप सभी को ये जो भी इधर मुद्दे चल रहे हैं, जो बातें चल रही हैं, आपको लग रहा होगा ना कि आपके द्वारा कही हुई बातें हैं जो हम इधर बता रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है जो हमने घरों में सुना है। आप सभी को ऐसा महसूस हो रहा होगा, हाँ ये वाली बात हमारे घर पर जरूर हुई थी। तो मैं अगले उद्बोधन के लिए स्वप्निल जी बजाज और कृष्णकांत जी मुंद्रा उनको इनवाइट करूंगा। अच्छा, स्वप्निल भाई का कभी आपने देखा भर सीजन में मामा जी की दुकान 11 बजे से पहले बंद नहीं होती, पर फिर भी भर सीजन में हमने समाज सेतु अभियान शुरू कर दिया। तो स्वप्निल भाई भी बिल्कुल समय के पाबंद रखते हुए 8:30 बजे मामा जी की दुकान से आ जाना अपने आप में एक समाज सेतु की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और कृष्णकांत जी मुंद्रा, इनकी प्रतिभाओं से तो आप अच्छी खासी तरह वाकिफ हैं। पिछले दिनों आपने शरद पूर्णिमा उत्सव में जो प्रश्नावली और वो सब आयोजन देखा था और जो आपने डिटेल्ड रिपोर्ट देखी थी उसके बाद, वो सब भाई कृष्णकांत जी मुंद्रा के द्वारा तैयार की गई थी। खैर, कृष्णकांत के बारे में, केके के बारे में अगर मैं कुछ भी कहूं तो मेरे पास शब्द नहीं है। बस यही कहूंगा कि कोई भी समस्या का जब समस्या पड़ती है तो हर मर्ज की अगर दवा है तो वो कृष्णकांत है। तो भाई कृष्णकांत जी मुंद्रा और स्वप्निल जी बजाज। आप सभी को जय श्री कृष्ण। मैं स्वप्निल बजाज और कृष्णकांत मुंद्रा। ओके ओके यस और ओके। तो जो समाज सेतु अभियान के द्वारा इसमें हमें जो फीडबैक मिले हैं, उस फीडबैक में हम और पास अच्छा तो इस अभियान के दौरान जो हमें फीडबैक मिले, उस फीडबैक में हम 2 महत्वपूर्ण बिंदु को लेके आए हैं। एक है खुशी का माहौल और एक है दुख का माहौल। अब अपन खुश की बात करें तो अगर किसी परिवार में खुशी का माहौल होता है, अगर किसी के यहाँ शादी होती है तो, और शादी के माहौल में अगर समाज जन का अभाव रहे तो उसकी महफिल में कमी होती है। और पहले के ज़माने में शादियाँ समाज के द्वारा ही हो जाती थी, जबकि चीज़ों का अभाव होता था। आज हमारे पास सभी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हम उस तरीके से समाज का योगदान किसी के सुख में नहीं हो पाता है।
तो ये हमारा निवेदन है कि अगर हम किसी भी समाज की शादी, समाज के परिवार में किसी के यहाँ शादी है, तो अगर हम सभी लोग उपस्थित हों और हमारी भागीदारी रहे तो उसके कार्यक्रम में सफलता होगी। और अगले बिंदु पे अगर हम आए तो ये है दुख का माहौल। दुख से आप सभी परिचित हैं। अगर किसी परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो वो दुख का माहौल होता है उस परिवार में, और जो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन वे बड़े कठिन होते हैं उस परिवार के लिए। और ये समाज सेतु अभियान के दौरान हमें बहुत से परिवारों में यह फीडबैक मिला, जैसे कि किसी की घर कभी कोई कमी होती है तो समाज के लोग जो हैं वो बहुत कम उपस्थित होते हैं, पहला एक। दूसरा, समाज की उपस्थिति के अलावा जो व्यवस्थाएं जो होती हैं, क्योंकि वो तो व्यक्ति शोकाकुल है, शोक में है, उसे तो समझ ही नहीं आता है, तो उस वक्त अगर समाज के लोग उस व्यवस्थाओं में लग जाए, जो कड़वे की रसोई होती है और मेहमानों की व्यवस्थाएं, जो नहाने धोने से लेके भोजन की व्यवस्थाएं, तो ये हमारा प्रस्ताव है कि माहेश्वरी युवा संगठन जो है इस समय उस परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जब भी यह आवश्यकता रहेगी तो वो इन सब व्यवस्थाओं के लिए तत्पर रहेगा। और सभी युवाओं से मेरा आह्वान है कि पर्टिकुलर इस वक्त बिना किसी को बुलाए स्वयं खुद से वहां पहुंचे, ये मेरा आग्रह है। और धन्यवाद स्वप्निल भैया। एक अगला जो एजेंडा हमारे पास आया था, शोक के नियम। जनरली ये देखा गया है कि शोक के कुछ पुराने समय से चलते आ रहे नियम हैं जिनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। यदि किसी परिवार में शोक होता है तो वो पूरे साल किसी भी आयोजन में नहीं आ पाता है। ऐसा होने से एक तो वो परिवार पिछड़ता है एक साल के लिए, और कहीं ना कहीं एक ऐसा महसूस करता है कि शायद मैं सबसे अलग हूँ। पुराने मतलब हमारे पुराणों में ये देखा गया है कि जन्म, मरण और परण तीनों ही एक उत्सव का माहौल लेके आते हैं। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पूर्ण आयु प्राप्त मृत्यु है उसी की चर्चा कर रहा हूँ कि जिस तरीके से हम जन्म और परण को मनाते हैं, उसी तरीके से जिस भी परिवार में अगर शोक होता है तो उस परिवार को हम एक ऐसा अनुकूल वातावरण दें, ऐसा वातावरण दें कि वो समाज में मतलब 1.25 महीने के बाद या पहले त्योहार के बाद आए और हम उसका स्वागत करें, और उसे एक मतलब ऐसा माहौल दें कि वो हिचकिचाहट महसूस ना हो। किसी भी तरीके से कुछ ऐसे प्रश्न ना पूछें जो व्यक्ति को शायद चुभ जाएं, क्योंकि किसी भी चीज को बदलना बहुत मुश्किल है। एक समय से चली आ रही परिपाटी है कि शोक के घर वाले लोग समाज में आए तो एक चर्चा का विषय हो जाता है कि अरे इनके यहाँ तो अभी 3 ही महीने हुए हैं, इनके यहाँ तो अभी ये हुआ, इनके यहाँ तो अभी वो हुआ। तो इन चीजों में हम ना पड़ें। और वहीं इसकी एक अलग परिभाषा भी है। शोक के नियम समाज में अलग होते हैं, पर किटी पार्टी या और अदर सोशल मीटिंग्स या और कोई क्लब्स में लोग जुड़े हुए होते हैं तो वहां इन चीजों का पालन या इन चीजों का नियम नहीं होता है। मेरा किसी पर्सनल व्यक्ति या विशेष पे ये कटाक्ष नहीं है, परंतु मंच से बस एक निवेदन है कि हमें एक शोक के नियम निर्धारित करना चाहिए और ऐसे परिवार जो जिनके घर शोक हुआ है, हमें प्रेरित करना चाहिए उन्हें कि भाई वो समाज में आए और अपनी सहभागिता दर्ज करें। धन्यवाद। आप सभी लगातार पेन और पेपर का यूज कर रहे हैं, देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हमारा काम और बढ़ रहा है। पर इस जिम्मेदारी को पूरी तरह उठाने को तैयार सभी युवा साथी। अच्छा, अगर कोशिश करें कि अब ज्यादा हलचल आना जाना ना हो, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को खेलने तो पूरी आजादी है, पर बड़े कम से कम आना जाना ना करें, बैठें, एंजॉय करें। अच्छा, इन सभी जो भी सभी पॉइंट्स हैं, सभी इधर जो बोले जा रहे हैं, इन सब का भी हमने कोशिश की है कि एक पॉइंट्स बनाकर एक पीडीएफ जारी किया जाए, एक ऑनलाइन वो जो भी अपनी इधर चर्चाएं हो रही हैं जिसमें आप सभी की सहमति मिल रही है, जो इधर सहयोगी हो रहे हैं, जो भी घोषणाएं हो रही हैं, कोशिश करेंगे इनको पॉइंट बाय एक पीडीएफ में संलग्न कर रहे हैं और वो अपन कार्यक्रम के बाद ही जारी करेंगे।
और आज का जो समाज सेतु पत्रिका का विमोचन जो हुआ था वो भी ऑनलाइन जारी किया जाएगा, पर प्रोग्राम के बाद। तो अब हम कार्यक्रम के आगे अगली प्रस्तुति के लिए अगली सामाजिक संदेश देती नाटिका, सामाजिक सोच। बच्चे एक मिनट, बच्चे इधर मत खेलो। हम आप सभी को एक बगीचे में लेकर चलते हैं जहां दो बच्चे आशीष और अब्दुल खेल रहे हैं। वहीं एक व्यक्ति आकर उनसे कुछ बातचीत करता है। बातचीत सुनकर आप, मुझे पूरी उम्मीद है, एक बार सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे। अरे बेटा आशीष, कैसे हो तुम? नमस्ते अंकल, मैं अच्छा हूँ। अरे वाह बेटा। और एक बात बताओ आशीष, अपने धर्म की पवित्र किताब कौन सी है, ये तुम्हें पता है क्या? हाँ अंकल, मुझे पता है। भगवत गीता और रामायण और महाभारत। वेरी गुड बेटा। अच्छा आशीष, क्या तुम मुझे भगवत गीता के कोई श्लोक सुना सकते हो? श्लोक? वो तो मुझे नहीं आते अंकल। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, तुमको कोई आरती याद है क्या? नहीं अंकल, मुझे आरती भी नहीं आती। चलो बेटा, कोई बात नहीं। चलिए अब हम चलते हैं अब्दुल के पास। हेलो बेटा अब्दुल, कैसे हो? नमस्ते अंकल, मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा बेटा अब्दुल, एक बात बताओ, तुम्हारे धर्म की कौन सी पुस्तक पढ़ी जाती है, ये क्या तुमको पता है? हाँ अंकल, हमारे धर्म में तो एक ही पुस्तक पढ़ी जाती है, कुरान। वेरी गुड बेटा। क्या तुम उसकी दो कोई सी आयत पढ़कर सुना सकते हो? हाँ। तुम्हें याद है? हाँ हाँ अंकल, क्यों नहीं। हम रोज मदरसे जो जाते हैं वहां पर हमें रोज सिखाई जाती है। मैं अभी आपको सुनाता हूँ। अल्लाह हुआ इलाही अल्लाह हुवन हय्युम क़य्यूम ला तखुज़हु सिनअ तो वा नामु अल्लाह। बस बस, वाह बेटा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही अब हम आपको लेकर चलते हैं एक रमेश भैया की दुकान पर और दूसरी हाशिम भाईजान की दुकान पर। तो चलिए पहले चलते हैं रमेश भैया की दुकान पर। अरे आज तो थक गए रे। ला छोटो एक चाय लिया यार। अरे आज तो मंगलवार है यार, आज 7:30 बजे तो हनुमान चालीसा का पार्ट भी है। और अभी तो यार पर टेली में एंट्री भी करना है, फिर कैसा करें। चलो अगले मंगलवार से देखूंगा, ग्राहक भी तो आ सकते हैं शाम के टाइम। अगले मंगलवार से देखते हैं। चलिए अब चलते हैं हाशिम भाई की दुकान का नजारा देखने। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। भाईजान कल हमारे बेटे की शादी है और शेरवानी प्रेस से जल गई है। आपके इतने बड़े शोरूम में कोई अच्छी शेरवानी तो होगी, एक शेरवानी दिखाई ना जरा अच्छी सी। बिल्कुल भाईजान, मैं आपको अच्छी शेरवानी दिखाऊंगा, पर आज जुम्मे की नमाज है और मेरा पूरा स्टाफ जुम्मे की नमाज में गया हुआ है और मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आप कृपया 2 घंटे बाद आए, फिर मैं आपको अच्छी शेरवानी दिखाता हूँ। ठीक है भाईजान, मैं फिर आता हूँ। आइए आपको अब 2 समाजों के दृश्य दिखाते हैं। तो पहला दृश्य है मुस्लिम समाज में हो रहे एक मिलन समारोह का।
ईद मुबारक हो भाईजान, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक भाईजान, ईद मुबारक। ईद मुबारक बड़े मियाँ, ईद मुबारक। अरे काय के बड़े मियाँ भाईजान? भाईजान, अपने मजहब में एक बात बड़ी अच्छी है। आप ठहरे बड़े शोरूम के मालिक, मैं ठहरा एक छोटा सा प्लम्बर। उसके बाद भी हम हमारे मजहब में एक जैसे हैं। हाँ भाईजान, मस्जिद में आके तो अपन सब बराबर है। बड़ी सही बात है भाईजान। आइए अगले दृश्य में आपको हिंदू समाज के दृश्य दिखाते हैं, जहां समाज में एक बड़ा आयोजन हो रहा है और लोग एकत्र हुए हैं। नमस्कार। देखो, अरे अगम जी गट्टानी आ गए हैं। वो तो बड़े व्यापारी हैं, उन्हें आगे बैठने की जगह दो। हाँ, काकानी जी का भी विशेष स्वागत करो। उन्होंने भी समाज में बड़ा दान दिया है। अरे भाई साहब, आप प्लीज पीछे बैठ जाएंगे क्या? इधर थोड़ी जगह चाहिए। ठीक है भाई साहब, बड़े लोगों को आगे बैठा दो, मैं तो पीछे ही अच्छा हूँ। माध्यम से किसी समाज विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमें मतलब ऐसा कुछ नहीं प्रेजेंट करना है कि जो एक नेगेटिव जाए, बट कुछ चीजें किसी भी समाज से सीखी जा सकती है। उससे हमें धर्म का कोई बाउंड्रीज नहीं रखना चाहिए। अगर उनमें कुछ अच्छाई है, अगर वो एकजुट है, तो क्या हम भी एकजुट हो सकते हैं? क्या हम हर मंगलवार इकट्ठे हो सकते हैं सिर्फ हनुमान चालीसा के लिए 15 मिनट के लिए? ये हमें सोचना है, अगर ये नाटिका आपके दिल तक गई है तो। धन्यवाद। मैं आ गया हूं। समय को ध्यान रखते हुए आप सभी बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। हम आपका अत्यधिक समय नहीं लेंगे, बस अब कुछ ऐसे मुद्दे जो काफी सेंसिटिव रहे हैं, वो मुद्दों को लेके आ रहे हैं हमारे युवा संगठन के अध्यक्ष ऑलराउंडर डॉक्टर विपुल जी बांगड़। इसके बाद सदन में बने रहें, अंत में युवा संगठन का एक डांस भी रहेगा। आदरणीय समाजजन, ये वाला उद्बोधन मुझे और गिरिराज जी तोतला साथ में प्रेजेंट करने वाले थे। लेकिन आपको पता ही है, इस मंच से मैं गिरिराज भाई तोतला का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। हमेशा पर्दे के पीछे रहकर, हमेशा जमीन से जुड़कर रहकर गिरिराज भाई तोतला और अपनी जिम्मेदारी लेकर कार्य को गंतव्य तक पहुंचाने की अद्भुत कला में महारत हासिल करने वाले गिरिराज भाई वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं। जब मुसीबतों का भर जाता है पोटला, हमको याद आते हैं गिरिराज भाई तोतला। युवा मंडल में गिरिराज भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहां गए? गिरिराज भाई को हमारे युवा मंडल में गांधी जी की उपाधि है। हमारे युवा मंडल के गांधी जी हैं। वही गिरिराज भाई अभी हाल श्रवण कुमार जैसे फर्ज निभा रहे हैं। पिताजी की अस्वस्थता के कारण वह इस प्रोग्राम की तैयारियों में तो नहीं रह पाए, लेकिन आज इन सब विपदाओं के बीच में भी वो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपका योगदान, समर्पण हर किसी के दिल में है। भाई गिरिराज जी तोतला। अब थोड़ा इस माहौल को थोड़ा गंभीरता की ओर मैं ले जाना चाहूंगा। विभिन्न मुद्दे आए और शायद जो कड़वी दवाई थी वो मेरे हिस्से में आ गई है। मेरे और गिरिराज भाई ने लिया था। तो आदरणीय समाजजन, अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने समाज सेतु अभियान का कुछ बातें कहना चाहूंगा। अपने समाज सेतु अभियान के अनुभवों को लेकर मैं जरूर
कुछ बातें कहना चाहूँगा। कुछ कह रहे हैं कि समाज में बड़ा परिवर्तन ले आया है समाज सेतु, और कई तरह की बातें। मुझे नहीं पता कि इससे परिवर्तन कितना आया, पर एक बात का सुनिश्चितता से मैं कह सकता हूं कि समाज सेतु अभियान से युवा मंडल में जरूर परिवर्तन आ गया है। युवा संगठन में एक नहीं कई हनुमान मौजूद थे जो अपनी शक्तियां भूलकर बैठे हुए थे, और ये समाज सेतु अभियान ने एक जामवंत की भूमिका निभाई है। समाज सेतु अभियान में आप सभी का स्नेह और दुलार हमारे मानचित्र पर अमिट रेखाएं छोड़ गया है। मेरे सभी युवा साथियों के लिए यह एक साधना जैसा अवसर था जिसे केवल महसूस किया जा सकता। मेरे सभी युवा साथियों के लिए यह एक साधना जैसा अवसर था जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं किया जा सकता। अब जो मुझे आदेशित है मैं उस विषय पर आना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि थोड़े बच्चे भी इधर जो खेल रहे हैं वो इधर ना खेलें, थोड़े बैठ जाएं। बस मैं आपका 10 मिनट लूंगा, और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण 10 मिनट है। मेरा पहला विषय है व्यक्ति विकास से जुड़ी हुई एक्टिविटीज का आयोजन किया जाए। कुछ सुझाव आए कि बच्चों के संस्कार शिविर का आयोजन किया जाए। कुछ सुझाव यह भी आए कि बच्चों से पहले उनके माता पिता के लिए संस्कार शिविर का आयोजन किया जाए। व्याख्यान मालाएं हों, गिरते बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए बात की गई। जब हमारे पास हॉल है, सभी संसाधन है, तो इस तरह के आयोजन निरंतर होने चाहिए, क्योंकि एक समाज की जिम्मेदारी है। क्योंकि कल्चर समाज से ही आ सकता है, जो संस्कृति है वो समाज से ही आ सकती है, परिवार में नहीं आ सकती। कल्चर समाज में ही सीखा जा सकता है। तो ऐसे आयोजनों के लिए मैं युवा टीम से निवेदन है कि जरूर इसे ठान कर अपन को करना है। इसके लिए युवा टीम से मैं 2 व्यक्ति जो इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल मुझे सटीक लगते हैं, श्री गिरिराज जी तोतला और कलश जी राठी, उनका इस आयोजनों के लिए संयोजक के रूप में मैं दायित्व निर्वहन के लिए अनुरोध करूंगा। और सभी उम्र वर्ग के सहायता के लिए कुछ और भी संयोजक इस टीम में जोड़ना चाहूंगा, सभी उम्र वर्ग से। अच्छा, ये कुछ लोग थे जो हमें इस कार्य के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट लगे कि समय समय पर ऐसे आयोजन किए जा सकते हैं। मैं नाम लूंगा। आप सभी से निवेदन है कि आप आपकी जगह पर खड़े होकर हमें स्वीकृति प्रदान करें। श्रीमती सुधा जी हेड़ा, श्रीमती सुधा जी हेड़ा, श्री अमित जी तोशनीवाल, आप प्लीज अपनी जगह पर खड़े होकर हमें स्वीकृति प्रदान करें। श्री प्रमोद जी साबू, श्री प्रमोद जी साबू, श्रीमती उर्मिला जी सादानी। मैं सभी आयु वर्ग, सभी उनसे, और जो आयोजन कर सकते हैं, हमको पूरा विश्वास है कि इस तरह के निरंतर आयोजन जो कर सकता है उन्हीं को हम जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि समय समय पर आपको इस तरह के आयोजन कंडक्ट करवाने हैं। तो श्रीमती उर्मिला जी सादानी, श्रीमती सुरभि जी तोशनीवाल, श्रीमती सुरभि जी तोशनीवाल, श्रीमती अनुराधा जी तापड़िया, श्रीमती अनुराधा जी तापड़िया, श्रीमती कुसुम जी राठी, श्रीमती कुसुम जी राठी, श्री कमल नारायण जी बांगड़ साहब एवं श्रीमती पूनम जी कोठारी जी। शायद वो आज किसी कारण से नहीं आ पाई हैं,
पर उनकी भी स्वीकृति हमने पहले से प्राप्त कर ली थी। तो आप सभी से निवेदन है कि समय समय पर समाज में कुछ अच्छे बौद्धिक स्तर के कार्यक्रम को आप प्लीज आयोजित कीजिए और समाज उन्हें सुनेगा। कभी बच्चों के लिए संस्कार शिविर हो, कभी बड़ों के लिए व्याख्यान माला हो, कभी खेल खेल में सीखने वाली कुछ आयोजन हो, बच्चों के लिए गेम्स हो। इस तरह के आयोजनों का आप सभी से निवेदन है और हमारी पूरी युवा टीम आपके साथ है। इसी से जुड़ी जो मांग है, जो बहुत सारे घरों से आई है, वह है कि समाज में एक इंडोर स्पोर्ट्स क्लब होना चाहिए। इंडोर स्पोर्ट्स क्लब, हाँ, हमारे भवन के बेसमेंट में कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस, अन्य इंडोर गेम रखे जा सकते हैं और भवन के ग्राउंड पर वॉलीबॉल वगैरह खेल सकते हैं। तो इस टाइप का इंडोर स्पोर्ट्स क्लब के लिए मेरा निवेदन है कि युवा टीम से इस कार्य के लिए उपयुक्त पर्सनालिटी जो लगे, मुझे श्री स्वप्निल जी बजाज और रौनक जी बांगड़ को ये दायित्व निर्वहन करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा और इनके और आप सभी मिलकर महेश्वरी समाज हरदा के लिए एक इंडोर स्पोर्ट्स क्लब का शानदार प्रोजेक्ट बनाकर एक शानदार आप रूपरेखा बनाइए, प्रोजेक्ट बनाइए और उसको समाज के सामने प्रस्तुत कीजिए और उसको मूर्त रूप देने का कोशिश कीजिए। और ये दोनों भाई रौनक बांगड़ और स्वप्निल जी बजाज, इनके मार्गदर्शन के लिए मैं जरूर बोलूंगा। मैं 3 लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो खेल से काफी जुड़े हैं, आज भी जुड़े हैं। श्री चंद्र गोपाल जी सोमानी, प्लीज अपनी जगह से खड़े होकर आप हमें स्वीकृति प्रदान करें। श्री चंद्र गोपाल जी सोमानी साहब, श्री मदन जी सोमानी जी, श्री मदन जी सोमानी एवं श्री कमलेश जी मुंद्रा, कि आप इन दोनों युवाओं को मार्गदर्शन दें कि कैसे इस टाइप का प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपन समाज में, क्योंकि आप खेल से जुड़े हुए हैं। तो स्वप्निल जी बजाज और रौनक जी बांगड़, आपके कंधों पर यह है कि आप इस प्रोजेक्ट को लेकर आए समाज में और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको थोड़े गंभीर मुद्दे पर लेना चाहूंगा और आपका 100% ध्यान मेरी तरफ चाहूंगा। हर एक शब्द के लिए मैं आपका ध्यान चाहूंगा। आप सभी ने समाज सेतु अभियान में हमें कई उपमाएं दी। किसी ने कहा कि ये अद्वितीय कार्य है, ऐतिहासिक कार्य है, ऐसा समाज में पहली बार हुआ है, ये भी हमको उपमाएं दी गई। पर मुझे लगता है कि ये कार्य कोई पहली बार नहीं हुआ है। समय समय पर जरूरतों के हिसाब से ऐसे कई सेतुओं का निर्माण हमने किया है, चाहे वो ब्रजलीला उत्सव हो या तुलसी विवाह हो। अभी हमारा कन्हैया मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है या मदन मोहन मंदिर का अधिग्रहण की बात हो। ऐसे कई सेतुओं का निर्माण पहले हुआ और होता रहा है और इसी का ही जीता जागता उदाहरण यहाँ प्रांगण, जिस प्रांगण में अपन बैठे हैं, ये भवन हमारे स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक है। पूरे देश में महेश्वरी समाज हरदा की जब भी बात होती है हमको, तो इस भवन के लिए का नाम गर्व से लिया जाता है कि समाज के 90 घरों की एकता का जीता जागता उदाहरण, कि 90 घरों ने मिलकर एक इतना बढ़िया शानदार भवन तैयार किया। जैसे एक परिवार में घर का विशेष महत्व होता है, वैसे ही इस परिवार रूपी समाज में महेश्वरी भवन एक विशेष अहमियत रखता है। लेकिन
लेकिन आज इस भवन की स्थिति देखकर मन द्रवित हो जाता है। हमारा ये भवन, हमारी ये पहचान हमसे देखभाल की मांग कर रहा है। मैं युवा मंडल के प्रत्येक सदस्यों से निवेदन है कि इस भवन की जिम्मेदारी देखरेख को गंभीरता से लें और ये भवन ही नहीं बल्कि नवनिर्मित होता कन्हैया मंदिर परिसर एवं हमारे पूर्वजों द्वारा लड़कर लिया गया श्री मदन मोहन जी मंदिर परिसर भी हमारी धरोहर है। तो युवा मंडल को चाहिए कि इसकी देखभाल में सक्रिय भूमिका निभाएं और समय समय पर इसे विकसित करें। हमारे महेश्वरी भवन की, देखिए अपन घर पर बैठे हैं तो कड़वी बात बोलने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि हमारे महेश्वरी भवन की घटती आय एक गंभीर मुद्दा है। मेरा सुझाव है कि इस पर विचार कोई अच्छा प्रोफेशनल प्रोजेक्ट लेकर आए जिससे भवन की आय में वृद्धि हो सके और ये सुचारू रूप से पुनः चल सके। अब मैं अपने, अच्छा इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, गिरिराज भाई नहीं थे, कलश भाई का स्वास्थ्य गड़बड़ था तो उन्होंने भी वो मुद्दे दे दिए मुझको, तो इसलिए मेरा भाषण थोड़ा लंबा हो रहा है। पर अब मैं अपने भाषण के उद्बोधन के आखिरी पड़ाव पर आ गया हूँ और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए मैं आपका बहुत ही शांतिपूर्वक ध्यान चाहूंगा। जब हम समाज के 144 घरों में गए तो हमें भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न सुझाव मिले, लेकिन एक बात थी जो सभी समाज घरों से हमें मिली है। 144 घरों में एक बात कॉमन मिली, सभी का एक ही सुझाव था कि समाज में एकता होनी चाहिए। ये सभी 144 घरों में एक स्वर में आवाज थी कि समाज में एकता होनी चाहिए। इसमें सभी ने अपने अपने तरीकों से इसे परिभाषित किया। किसी ने कहा कि समाज में एक रूपता होनी चाहिए, किसी ने कहा कि एक रसता होनी चाहिए। देखिए मैं घर पर बैठा हूं इसलिए कड़वी बात बोलने से मैं गुरेज नहीं करूंगा, और आज इतना बढ़िया सदन है तो समाज में किसी ने हमको ये भी बोला कि यार ये गुटबाजी खत्म होनी चाहिए, ये गुटबाजी बहुत हो गई है, गुटबाजी समाप्त होनी चाहिए। तो किसी ने ये भी कहा कि ये तो सालों से चली आ रही है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। किसी से सुना कि बड़े घर छोटे घर का भेदभाव होता है। हम समाज में जाते हैं तो हमें छोटापन महसूस होता है। बड़े घर या सामान्य घर के बुलावों में भी लोगों की प्रतिक्रिया का अंतर होता है। ये मैं मेरी बात नहीं बोल रहा हूं, जो आई हुई बातें हैं वही आपको सुना रहा हूं। कुछ ने कहा कि जो पद पर बैठे हैं वही अपनी अपनी चलाते हैं, 10 लोगों का समाज हो गया है। तो किसी ने यह भी कहा कि हम ही हम आते हैं, कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रखता है, कोई आना ही नहीं चाहता है, हम ही हम आते हैं। कुछ बातें ये भी आई कि जो पद पर हैं उनका निर्णय तो मान्य है, लेकिन जो पद पर नहीं है वह भी अपना निर्णय थोपते हैं। कुछ ने कहा कि हमने कोई पद एक व्यक्ति को दिया है, व्यक्ति को चुना है हमने, उनके रिश्तेदारों को, यारों दोस्तों को नहीं।
कुछ ने कहा कि चुनाव गलत हुए, चुनाव नहीं होने चाहिए थे, और कुछ ने यह भी कहा कि अच्छा हुआ एक बार चुनाव हो गए। कार्यक्रम में कम उपस्थिति भी इन्हीं सब कारणों में कहीं छुपी हुई थी। इतनी गंभीर समस्या थी हमारे सामने जो हमको सुनने को मिली। सब 144 घरों से कुछ ये समस्या आई है, लेकिन इसका कोई भी ठोस हल कहीं से नहीं मिला। ये हमारे लिए चिंता का विषय था कि जो समस्या हमने इतने घरों से सुनी उसका कोई भी हल नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए फिर युवा संगठन ने अपने चिंतन मनन का दौर चालू किया। कहीं हम युवा साथी कई दिन बैठे चिंतन किया कि इसका क्या उपाय है, और समाज के वरिष्ठ जनों से भी हमने काफी विस्तृत चर्चा की, और ना सिर्फ समाज के लोगों से, इस मामले में हमने समाज के बाहर, समाज की बात नहीं पर ये आम समस्या है सभी समाजों में कि आप क्या इसका क्या उपाय है, तो ऐसे समाज के बाहर भी हमने इसकी विस्तृत चर्चा की। इतने सब मंथन चिंतन का हल हमको एक हल मिला, एक हल हमको प्राप्त हुआ। वही हल मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं उसे आप पूरे ध्यान से सुने, समझें और फिर फैसला लें। तो हमारा सुझाव है कि समाज में एक व्यवहारिक अनुशासन समिति का गठन हो। व्यवहारिक अनुशासन समिति, ऐसी एक समिति का उदाहरण शहीद अमृता देवी न्याय समिति के रूप में विश्नोई समाज में उपलब्ध है। जो आपसी विवाद होते हैं, भाई भाई के विवाद होते हैं, समाज बंटवारे का मामला आता है या पति पत्नी के बीच में विवाद का मामला आता है, कुछ भी सामाजिक मुद्दे जो न्यायालय की शरण लेते हैं या ऐसे कुछ भी विवाद समाज की दरी पर होते हैं, तो भी वो निपटारा ये समिति करती है। और ये समिति पिछले 4 साल से कार्यरत है, और पिछले जब 3 साल वर्किंग हो जाते हैं तो ये रजिस्टर्ड हो जाती है समिति, और ये रजिस्टर्ड होने के बाद इसको एक मजिस्ट्रियल पावर मिल जाते हैं। इस समिति की मैं जो बात कर रहा हूँ, शहीद अमृता देवी न्याय समिति की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनको मजिस्ट्रियल पावर मिलते हैं, और कोई भी न्यायालय में इस समिति की गवाही बहुत ज्यादा वेटेज रखती है। यह समिति, अब जो मैं बात कर रहा हूं हमारे व्यवहारिक अनुशासन समिति का के बारे में, जो हमारा सुझाव है उसके बारे में विषय पर मैं बोलना चाहूंगा कि अपन एक ऐसी समिति का निर्माण करें जो स्वतः ही या तो कुछ मुद्दे को स्वतः ही अपने संज्ञान में ले, या जो भी मुद्दे उनके समकक्ष आ रहे हैं उसको वो संज्ञान में ले। ध्यान दें, यह समिति केवल और केवल मार्गदर्शन देने का काम करे, निर्णय लेने का नहीं। केवल और केवल मार्गदर्शन, सुझाव देने का कार्य करे, निर्णय लेने का नहीं। कार्य समिति के, इस समिति के कार्य क्षेत्र के बारे में अगर विस्तृतता से बताऊं तो यदि किसी समाज के घर से लगातार 3 कार्यक्रमों में अनुपस्थिति रहे तो यह समिति उस परिवार में या तो पत्राचार से या उनको बुलाकर या उनके पास जाकर पता करे कि क्यों नहीं आ रहे हैं, आपकी समाज में अनुपस्थिति का कारण क्या है।
समाज के जाजम पर भेदभाव ना हो, इसका भी ध्यान रखें। यदि पद पर बैठे हुए व्यक्ति यदि अपनी मनमानी करें तो उन्हें भी सुझाव दें, और यदि अच्छा कार्य हो रहा है तो टांग अड़ाने वालों को भी सुझाव दे, नियोजित करें। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि इस समिति का कार्य केवल और केवल सुझाव देने का रहे, मार्गदर्शन देने का रहे, निर्णय का नहीं। और ये सभी कार्य या तो पत्राचार के द्वारा हो या बुलाकर, समिति के समकक्ष बुलाकर या जाकर इसके फैसले हों। व्हाट्सएप पर इसकी चर्चाएं वगैरह या खुले मंच पर नहीं होनी चाहिए। बच्चों को एक बार थोड़ा मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि समिति का कार्य केवल और केवल सुझाव देने का रहे, मार्गदर्शन देने का रहे, निर्णय का नहीं। इस समिति का कार्यकाल भी आम कार्यकाल से भिन्न होना चाहिए। हमारा सुझाव है कि यह कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए और समिति सदस्यों की चयन प्रक्रिया भी एकदम पारदर्शी होना चाहिए। 5 पूर्व अध्यक्ष मिलकर इस समिति का चयन करें। इस समिति में 7 मेंबर की कमेटी बनाएं, जिसमें 5 पुरुष वर्ग से और 2 महिला वर्ग से भी लिया जाए, क्योंकि यह समिति पूरे समाज के लिए कार्य करे, सभी के लिए कार्य करे, चाहे वो पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग। और मुझे लगता है कि हरदा इकाई अगर इसकी शुरुआत करे तो शायद अखिल भारतीय महासभा में भी एक उदाहरण पेश किया जा सकता है। आप सभी की हामी भरती हुई गर्दनें मैं इधर से देख पा रहा हूं और तालियों की गड़गड़ाहट से भी ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आप सभी लोग मेरी बातों से सहमति रखते हैं। आगे जैसा आपका सुझाव हो हम आगे बढ़ सकते हैं। आज के इस पावन अवसर पर जब हमारे समाज अध्यक्ष, सचिव साहब, पूरी कार्यकारिणी यहाँ मौजूद है, वरिष्ठ समाजजन यहाँ मौजूद हैं, ट्रस्टीगण सभी उपस्थित हैं, माताएं, बहनें, बहुएं, बेटियां और सभी समाजजन यहाँ मौजूद हैं। यदि ये सदन निर्विरोध इस प्रस्ताव को मंजूरी दे तो इस समिति का गठन, इसे कैसे कार्यान्वयन कर सकते हैं, तो आज ही समिति का गठन और इसे कार्यान्वयन कर सकते हैं। आप सभी का इस प्रस्ताव पर एक मानस जानना चाहूंगा, उसके बाद इसे आज से कैसे मूर्त रूप कैसे दे सकते हैं इसका भी विवरण पेश कर सकते हैं। पर पहले मैं आप सभी का इस समिति के लिए मार्गदर्शन, सुझाव, आपका मानस जानना चाहूंगा। देखो, समय की सीमा है, माइक देना मतलब फिर मीटिंग चालू हो जाएगी, बहुत सारी चर्चाएं चालू हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा स्टेज की और समय की गरिमा है। अगर ऐसा सभी को सुझाव जो भी आपको लगे तो आप बिल्कुल सुझाव पत्र पेटी में डाल सकते हैं। आगे ये इधर ही खत्म होने वाली चर्चाएं नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा लगता है, अगर ऐसा लगे नहीं, आप कार्यकारिणी पर इस मुद्दे को रखते हैं और फिर हम आगे विस्तृत चर्चा इसी पर ही कर सकते हैं। पर यदि एक बार तो मैं करतल ध्वनि से ही सही
पर एक बार इस समिति के बारे में आपका मानस जानना चाहता हूं। तो आपको विचारों के साथ, मंथन के साथ और आगे समीक्षा की रूपरेखा के साथ, मुद्दों के साथ मैं अपनी वाणी को इधर ही विराम दूंगा और इस पर चिंतन मनन इधर ही खत्म ना हो। ये सुझाव जो आया है काफी चिंतन मनन के साथ आया है और इसके लिए कोई समिति का गठन नहीं कर सकते। इसमें सभी समाजजन मिलकर, अगर सुझाव अच्छा लग रहा है तो सभी समाजजन मिलकर इसको मूर्त रूप प्रदान करें। उसके लिए अपन मीटिंग रख सकते हैं, कार्यकारिणी में बात रख सकते हैं। एक उदाहरण, एक मिसाल, एक प्रयोग शायद हम कुछ दे पाए। बहुत धन्यवाद विपुल भैया, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था एंड उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसे सभी समाजजन के सामने प्रेजेंट किया एंड एक नई सोच के साथ आए कि क्या हम ये डिसिप्लिनरी कमेटी बना सकते हैं। इस पे आप सभी का सहयोग मिला। निश्चित रूप से हम इसकी एक रूपरेखा बना के कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आगे इस पे जैसा भी निर्णय होगा आप सभी को सूचित किया जाएगा। अब हम हमारे समीक्षा कार्यक्रम के अंतिम 10 मिनट में हैं। आप सभी से निवेदन है, मैं समझ सकता हूँ भोग का समय भी हो चुका है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी के व्रत हैं, बट आपने इतना साथ दिया। अंतिम 10 मिनट बस, कुल हमारी 2 या 3 प्रस्तुतियां बाकी हैं। इसके बाद आप सभी भोजन के लिए पधारें। धन्यवाद।